नमस्कार, मैं हूं दीपक मुनि और आप हैं मेरे साथ है टीवी पर। तो 1 जून को यूक्रेन ने रशियन बेसेस पर ड्रोन हमला किया था। इस हमले में रशिया के कई बॉम्बर्स डिस्ट्रॉय हो गए। आज 3 दिन बाद यूक्रेन की मचाई हुई इस तबाही की क्लियर इमेजेस सामने आई हैं। हालांकि यूक्रेन ने कहा था कि इन्होंने 41 रशियन प्लेन्स डिस्ट्रॉय किए हैं, पर यूएस के एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये 41 नहीं, सिर्फ 15 या 20 है। खैर, इस अटैक के बाद पुतिन और ट्रंप के बीच फोन पर बात हुई। आज ट्रंप ने पोस्ट करके इसकी जानकारी दी। ट्रंप ने कहा कि मेरी अभी इनसे बात हुई। ये बात मेरी 1 घंटे 15 मिनट चली। हमने यूक्रेन के द्वारा किए गए रशियन प्लेन्स पे अटैक को डिस्कस किया। ट्रंप ने कहा कि मेरी और पुतिन के बीच बहुत अच्छी बात हुई है, पर यह बात इतनी अच्छी भी नहीं हुई है कि जो पीस करा दे। ट्रंप ने कहा कि पुतिन ने कहा है कि पुतिन को रशिया पर हुए इस अटैक का बदला लेना होगा। देखिए, अब ये जो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है, इनका यहाँ पर इंडिकेशन यही है कि पुतिन रिस्पॉन्सिबली यूएस को इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि रशिया इज अबाउट टू डू समथिंग बिगर देन एवर बीन डन, बट शॉर्ट ऑफ न्यूक्लियर अटैक। हालांकि इसमें कुछ भी स्पष्ट नहीं लिखा है, लेकिन ये बात न्यूक्लियर अटैक तक नहीं जाएगी। इस पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई है, इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि रशिया को ट्रंप को इन्फॉर्म करने की क्या जरूरत है, जो करना है कर दे। तो देखिए, बात यह है कि यहाँ पर एक न्यूक्लियर एंगल इन्वॉल्व हो चुका है। दरअसल यूक्रेन ने ये ड्रोन अटैक करके रशिया की न्यूक्लियर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को टारगेट किया है। न्यूक्लियर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का मतलब होता है कि कोई कंट्री जिस पर न्यूक्लियर अटैक हुआ हो, वो उसको सहे और फिर पलट कर न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम हो। और ऐसा तभी हो सकता है जब उस कंट्री के पास जमीन, आसमान और पानी तीनों जगह से न्यूक्लियर स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी हो। जमीन से काम करती है सरफेस टू एयर मिसाइल, एयर से काम करते हैं बॉम्बर्स और पानी से काम करती है सबमरीन। और यहाँ पर यूक्रेन ने रशियन एरियल स्ट्राइक कैपेबिलिटी को टारगेट किया है। यूक्रेन ने रशियन TU-95 और TU न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर्स को टारगेट करके रशिया की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को डायरेक्टली झटका दिया है। और क्योंकि रशिया और यूएस दुनिया के 88% न्यूक्लियर वेपन्स होल्ड करते हैं, इसलिए यूएस को यह बताना जरूरी था। यूएस को यह बात पता होनी चाहिए। इसके पीछे की कहानी है, क्योंकि एक दूसरे को बताना ये कन्वेंशन कोल्ड वॉर के टाइम से चल रहा है। अच्छा, आप लोगों में से बहुत से लोगों के मन में यह भी सवाल आया होगा कि अगर ये एयरक्राफ्ट इतने ही इंपॉर्टेंट थे तो ऐसे खुले में क्यों पड़े हुए थे, जिनको यूक्रेन ने बड़े आराम से सिटिंग डक्स की तरह हिट किया। तो इसके पीछे की वजह है यूएस और रशिया के बीच कोल्ड वॉर टाइम की आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से सोवियत यूनियन और यूएस के बीच एक आर्म रेस शुरू हो गई थी। ये आर्म रेस इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि 1962 में ऑलमोस्ट यूएस और सोवियत एक न्यूक्लियर वॉर शुरू करने वाले थे। इस मूवमेंट को हम वर्ल्ड हिस्ट्री में क्यूबन क्राइसिस के नाम से जानते हैं। क्यूबन क्राइसिस के बाद ये तय हुआ कि अब यूएस और सोवियत को इस आर्म रेस को रोकना होगा, इसलिए कोल्ड वॉर चलता रहा। पर साथ में इनके बीच ऐसी डीमिलिटराइज करने वाली ट्रीटीज भी साइन होती रही। स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी, जिसको हम SALT I, और फिर दूसरी जब हुई तो उसको SALT II के नाम से जानते हैं। इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी INF, जो भी रिसेंटली यूएस और रशिया दोनों ने विड्रॉ करी। ओपन स्काईज ट्रीटी, इसमें यह तय हुआ कि एक दूसरे के जासूसी विमान बिना आर्म्ड एक तय सीमा तक एक दूसरे की टेरिटरी में उड़ सकते हैं। इसके बाद आप NPT के बारे में जानते हैं, यानी कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इसमें यह हुआ कि UNSC के परमानेंट 5 मेंबर्स ही न्यूक्लियर आर्म्स रख सकते हैं, बाकी किसी को न्यूक्लियर आर्म्स रखने की परमिशन नहीं है। फिर भी जब इनके बीच में आर्म रेस थमी नहीं, तो लास्ट में हुई स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, कि हम अपने न्यूक्लियर आर्म्स को एक तय सीमा तक ही रखेंगे। ऐसी एक ट्रीटी यूएस और रशिया के बीच में 2010 में हुई। इस ट्रीटी में क्लॉज ऐसे थे, जैसा भी हम लोग डिस्कस किया, कि अपने स्ट्रेटेजिक आर्म्स को एक लिमिट तक ही रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर वॉरहेड की लिमिट 1700 तय की गई। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए वेरिफिकेशन और इंस्पेक्शन के प्रोविजंस रखे गए, जैसे एक दूसरे से न्यूक्लियर डाटा शेयर करना, न्यूक्लियर कैरियर्स की डिटेल्स शेयर करना, और उन्हें ओपनली इस तरह से रखना कि सैटेलाइट से भी अगर देखा जाए तो उनकी लोकेशन एक दूसरे को पता चलती रहे। यूएस और रशिया के बीच स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी 2026 तक वैलिड है, और यही वो वजह है कि रशियन स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स ऐसे खुले में रखे हुए थे, जिसका यूक्रेन ने फायदा उठा लिया। रशिया ने कहा कि इस अटैक में वेस्ट भी शामिल है, पर यूएस का कहना है कि यूक्रेन ने यूएस को इस ड्रोन अटैक के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी। खैर, ये सब कहने की बातें हैं। यूक्रेन बिना वेस्टर्न कंट्रीज के सपोर्ट और इंस्ट्रक्शंस के कुछ भी नहीं करने वाला। यूरोपियन कंट्रीज यूक्रेन को ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं। और इधर इसी हफ्ते की शुरुआत में जब पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप के पीस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, तो डोनाल्ड ट्रंप खासा नाराज दिखे थे। तो हम इस बात को एकदम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पर वेस्ट का भी कोई रोल था। अच्छा, एक बात यहाँ और इंपॉर्टेंट है जो नोटिस करने वाली है, वो ये कि अगर रशियन स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स ऐसे ओपन में रखे हैं, तो यूएस के B-2 और B-52 बॉम्बर्स भी कहीं खुले में ही खड़े होंगे। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल है। और ये अब यूएस के लिए भी बड़ी चिंता वाली बात हो गई है, क्योंकि कल को ईरान के प्रॉक्सीज यूएस में किसी ऐसे ऑपरेशन को अंजाम पहुंचाते हैं तो यूएस खासा मुश्किल में आ जाएगा। इधर ईरान और यूएस की टेंशन फिर से बढ़ने लगी है। न्यूक्लियर टॉक पर सारी बातचीत पूरी तरह से फेल हो गई है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अल खमैनी ने यूएस के न्यूक्लियर प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पोस्ट में इस बात का भी जिक्र किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने और पुतिन ने ईरान के टॉपिक को भी डिस्कस किया। मैंने पुतिन से कहा कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स नहीं रख सकता, और मुझे लगता है कि पुतिन और मैं इस बात से एग्री करते हैं।
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पुतिन ने सजेस्ट किया है कि वो भी इस टॉक में पार्टिसिपेट करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि ईरान जल्दी से जल्दी इस पीस डील पर कोई अपना फैसला ले। खैर, डोनाल्ड ट्रंप की जो शर्तें हैं वो ईरान नहीं मानने वाला। ईरान ने पिछले हफ्ते ही कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की खुशी के लिए वो बहुत ज्यादा हो सकता है कि 1 साल के लिए यूरेनियम का एनरिचमेंट बंद कर दें, पर यूरेनियम का एनरिचमेंट पूरी तरह से खत्म कर दें ऐसा नहीं हो सकता। वहीं यूएस, इजराइल और वेस्ट चाहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर शब्द से ही पूरी तरीके से अनजान हो जाए। सो इधर जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, चाहे वो ईरान और यूएस के बीच का हो या इधर यूक्रेन और रशिया के बीच का हो, आने वाले वक्त में ये सब कॉन्फ्लिक्ट की नई वेव लेकर आएंगे। नो डाउट यूएस और रशिया के बीच स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी का यूक्रेन ने गलत फायदा उठाया है। इसमें वेस्ट इन्वॉल्व हो या ना हो, पर ऐसी ट्रीटीज का पर्पस म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस को डेवलप करना होता है। इन ट्रीटीज की आड़ में कोई भी कंट्री सिनिस्टर प्लान्स एग्जीक्यूट नहीं कर सकती, क्योंकि ये सीधा दो पार्टीज के बीच के ट्रस्ट का वॉयलेशन होता है। ऐसी एक ट्रीटी भारत और पाकिस्तान के बीच भी है, इंडस वाटर ट्रीटी, जिसका पाकिस्तान सदियों से फायदा उठाता आया है। खैर, अब ये ट्रीटी अबेंस में है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या भारत और पाकिस्तान के बीच ऐसी और भी ट्रीटीज हैं? अगर आपको इस सवाल का जवाब पता है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।